दूसरों को नहीं देखना बेटा, कैसे आ रहे कैसे बैठ रहे हैं। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिट डाउन। आज के स्तर की कार्यवाही आरंभ की जाती है। मैं सदन में आप सब सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप सभी पूरा सहयोग करेंगे। मैं संसदीय गरिमा को बनाए रखेंगे। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई जाए। जी महोदय, संसदीय क्षेत्र हिसार से निर्वाचित युवा सांसद कुमारी पायल को संसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? महोदया, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं कुमारी पायल, जो हिसार से युवा सांसद निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगी। संसदीय क्षेत्र अबोहर पंजाब से निर्वाचित युवा सांसद कुमारी सुनैना को संसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? महोदया, मैं पंजाबी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं सुनैना कुमारी, जो कि अबोहर तो युवा सांसद चुनी गई हाँ, मैं रब की सौं खानी हाँ कि मैं इस प्रक्रिया द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखांगी ਅਤੇ देश की प्रभुसत्ता ਅਤੇ एकता ਨੂੰ बनाए रखांगी ਅਤੇ ਉਹ पद जिस ਨੂੰ मैं
धारण करने वाली हाँ उस ड्यूटी का श्रद्धा दे नाल पालन करांगी। संसदीय क्षेत्र चेन्नई से निर्वाचित युवा सांसद कुमारी ललिता को संसद की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? महोदया, मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। I am Lalita, having been elected a member of Youth Parliament from Chennai. I swear the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय सांसद सदस्यों, मैं सदन को दुखी हृदय से सूचित करता हूं कि स्वर कोकिला भारत रत्न कुमारी लता मंगेशकर जी का 93 वर्ष की आयु में बीमारी के चलते निधन हो गया। उन्होंने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान की। भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में उनका गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम सभी की स्मृति पटल पर सदा के लिए अंकित है। सेवा भाव में भी लता जी ने लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन की भी स्थापना की, जिसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क मेडिकल सेवाएं प्रदान की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिताजी की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान की भी स्थापना की। उनके निधन से संगीत कला और संस्कृति जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। राष्ट्र के शोक की इस घड़ी में अपनी ओर से व सभा की ओर से दिवंगत पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा शोक संतप्त पूरे राष्ट्र की ओर से उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, दोनों में से तुम्हारा एक है ना जो बोल लेने उसके पास वीडियो बनाना है, कोई बना ले, तुम बुला ले, ठीक है? एक जना फाइनल कर लो, जो बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लता दीदी जी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महान स्वर के खामोश हो जाने से पूरा कला जगत व उनके करोड़ों प्रशंसक शोकाकुल हैं। लता जी अपने संगीत के जरिए सदा हमारे दिलों में रहेंगी। भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला की जादुई आवाज के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरे विश्व में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं। उनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। उनकी देश प्रेम की भावना व प्रतिबद्धता अद्वितीय थी। भारत के लिए उन्होंने जो किया उसके लिए वे सदैव याद रखी जाएंगी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी में उनके परिवारजनों व कला जगत के लोगों को संवेदना प्रकट करता हूँ व दिवंगत पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विपक्ष के नेताजी,
अध्यक्ष महोदय, मैं आप एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में शामिल होते हुए एवं विपक्षी सदस्यों को शामिल करते हुए अपनी भावनाएं प्रकट करता हूं। लता मंगेशकर जी के निधन पर राजनीतिक जगत, फिल्मी जगत के लोग व पूरा देश दुखी है। अपने संगीत गायन व देशभक्ति भावना से वे सबकी प्रिय थी। वे विश्व एवं भारत की प्रख्यात पार्श्व गायिका तथा भारत रत्न से सम्मानित सभी की आदरणीय थी। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं व दिवंगत पुण्यात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सदस्यगण शोक प्रकट करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। महासचिव जी, शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेज दिया जाए। जी महोदय, शोकग्रस्त परिवार को संवेदना संदेश भेज दिया जाएगा। आज की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिट डाउन। मेरी ओर से व सदन के माननीय सदस्यों की ओर से मैं विदेश से आए मेहमानों का सदन में स्वागत करता हूं और मैं सदन को इन मेहमानों से परिचय करवाता हूं। अमेरिका से आए डेविड मार, ऑस्ट्रेलिया से आए सैम जॉन। माननीय प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का परिचय करवाना चाहता हूँ। कुमारी रचना शिक्षा मंत्री, मिस्टर अजय वित्त मंत्री व कुमारी ललिता ऊर्जा मंत्री। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। महासचिव जी, सभी सदस्यों में प्रश्न सूची वितरित करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों की सूची वितरित करवाई जा रही है। अब प्रश्नकाल शुरू होता है। प्रश्न संख्या 501, मिस्टर अमित। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि कोरोना वैश्विक महामारी का जब सरकार को पहले ही पता चल चुका था। अध्यक्ष महोदय, विश्व के कई देशों में बीमारी फैल चुकी थी, फिर भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। मंदिर, मस्जिद और रैलियों में भीड़ इकट्ठा क्यों होती रही? नदियों में लाशें क्यों बहाई गई? सरकार ऑक्सीजन की पूर्ति क्यों नहीं कर पाई? मजदूरों को उनके घर क्यों नहीं पहुंचा पाई? प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने कोरोना की पुष्टि होते ही संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा दिया था। पूरे भारत में कोरोना से कैसे बचा जाए, इसके लिए संपूर्ण प्रचार प्रसार भी किया गया। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी नियम के तहत मास्क व सैनिटाइजर भी बांटे गए।
इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हमने वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण किया। अध्यक्ष महोदय, बात अगर नदियों में लाशों की करें तो इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। हमने मजदूरों को घर पहुंचाने व कोरोना काल में उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की। बच्चों की पढ़ाई भी हमने ऑनलाइन करवाई है। तो विपक्ष ऐसे झूठे व बेबुनियाद आरोप न लगाए। प्रश्न संख्या 502 कुमारी खुशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि हमारी यूपीए की सरकार में राफेल समझौते पर एक विमान की कीमत 526 करोड़ रुपए थी, जो मोदी सरकार ने 1570 करोड़ रुपए में खरीदा। इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? फ्रांस से केवल 36 लड़ाकू विमानों का सौदा किया गया, जबकि प्रस्तावित संख्या 126 थी। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इसमें बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह घोटाला किया। सरकार इस घोटाले से अवगत करवाए। रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2015 में घोषणा की थी कि भारत फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी से 36 लड़ाकू विमानों को खरीदेगा। सितंबर 2016 में भारत ने 58,000 करोड़ में 36 राफेल का सौदा किया। राफेल को 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और रूस से प्रतिद्वंदी प्रस्ताव पर चुना गया। 14 दिसंबर 2018 को अदालत ने सरकार को क्लीन चिट दी है। अध्यक्ष महोदय, अदालत ने कहा था कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित होता हो कि किसी के पारित साधे गए हैं। वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए इस सौदे को जल्दी ही पूरा किया जाएगा। विपक्ष के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि घोटाला हुआ है। बेबुनियाद आरोपों का कोई औचित्य नहीं है। विपक्षी साथी ऐसी संसद का वक्त जाया कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 503 कुमारी मोनिका। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ताधारी से पूछना चाहती हूँ कि आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी के लिए जीवन यापन करना कठिन हो गया है। जून महीनों में खुदरा महंगाई दर 7% से ऊपर चली गई। प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। फल और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें जैसे दूध, दही और आटा पर जीएसटी लगाकर आपने महंगाई को और भी बढ़ा दिया है। सरकार इसे स्पष्ट करे। मानव विकास एवं संसाधन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहता हूं कि विपक्ष झूठा आरोप लगा रहा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने भी अर्थव्यवस्था को लेकर भारत की तारीफ की है। खुदरा महंगाई दर को कम करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल का रेट बढ़ने से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा टैक्स कम करके पेट्रोल और डीजल के रेट घटाए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पैकेज खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के लिए विपक्ष शासित राज्यों ने सहमति दी थी। खुले खाद्य पदार्थों पर कोई जीएसटी नहीं है। विपक्ष महंगाई की माला जप रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कोरोना से तबाह अर्थव्यवस्था के बावजूद भारत में महंगाई दर दूसरे देशों की तुलना में कम है। प्रश्न संख्या 504 कुमारी सानिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने तथा किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का वादा किया था। मुझे तो लगता है कि सरकार ने इस विषय में कोई सोच विचार तक नहीं किया है। कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार किसानों की समस्या के प्रति गंभीर है। सरकार किसानों को
किए गए वादों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रही है। राज्य सरकारों के माध्यम से प्रत्येक राज्य में फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसका फायदा हर उस किसान को होगा जिसकी फसल किसी कारणवश खराब हो गई है। बात जहाँ तक स्वामीनाथन आयोग की है, तो मैं सदन को बता दूं कि स्वामीनाथन आयोग के आंकड़ों के अनुसार किसानों की फसलों के समर्थन मूल्य में प्रति वर्ष 1.5 गुनी बढ़ोतरी की गई है। कृषि के विकास के लिए सरकार किसानों को बैंकों से 4% ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है एवं पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। प्रश्न संख्या 505 मिस्टर कुलदीप भाटिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि धारा 370 हटाने से क्या जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कम हो गए हैं? क्या सैनिकों पर हमले नहीं हो रहे हैं? धारा 370 हटाने से पहले आपने कश्मीरी जनमत संग्रह क्यों नहीं करवाया? अब तक आपने कितने उद्योग विकसित किए हैं? कितने युवाओं को नौकरी दी है? स्पष्ट करें। गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बता देना चाहता हूं कि यदि हम कश्मीर में जनमत संग्रह कराते तो वो कभी सरकार का साथ नहीं देते, क्योंकि क्षेत्रीय दल व कश्मीरी जनता को बरगला देते। उनके खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं और कश्मीरी युवाओं को बहला फुसलाकर आतंकी संगठनों में शामिल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच कश्मीर में 930 आतंकी घटनाएं हुई, 290 जवान शहीद हुए व 191 नागरिकों की मौत हुई, जबकि 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच कश्मीर में 617 आतंकी घटनाएं हुई, 174 जवान शहीद हुए व 110 नागरिकों की मौत हुई। महोदय, धारा 370 हटने के बाद से देश का प्रत्येक नागरिक जम्मू कश्मीर में व्यापार कर सकता है व प्रॉपर्टी खरीद सकता है। बात अगर विकास की करें तो राज्य में 28,500 करोड़ रुपए का औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बजट बनाया गया है। महोदय, विपक्ष झूठे व बेबुनियाद सवाल पूछकर सदन का वक्त जाया कर रहा है। प्रश्न संख्या 506 कुमारी रेणु। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि हमारे देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वर्तमान में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.5% हो गई है, जो कि एक बहुत ही गंभीर एवं शोचनीय विषय है। अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 के कारण बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया, उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बेरोजगार लोग रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। लोग दर दर की ठोकरें खा रही हैं। सरकार ये बताए कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहती हूँ कि विपक्षी मित्र झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर लोगों सदन को गुमराह कर रहा है। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर 6% थी, जो घटकर 5.8% हो गई है। कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न योजनाएं एवं नीतियां शामिल की गई है। प्रश्न संख्या 507 कुमारी सलोनी। Respected Speaker Sir, first of all I would like to ask from the respected Minister that in our country the level of education is degrading day by day to scarcity of teachers and their engagement is non-teaching activities. My second question is that what kind of steps the government is taking to improve the basic infrastructure such as toilets, dual desks, pure drinking water, classroom
rooms, labs and other basic requirements in the schools. I hope so that respected minister will clear their position about this. शिक्षा मंत्री जी। Speaker sir, I would like to inform to the House, to your respected chair, that before our government there were more than 10 lakhs vacancies of teachers. Our government is committed to fill up these vacancies and recruitment is under process. Government is trying to improve the education level by implementing the new education policy 2020. We will achieve this target by 2026. Teachers training program are also launched in school. For the easy access of education to all, we are improving the level of education through online mode. We are launching vocational courses in schools. We are allocating grant for schools to develop the infrastructure and to fulfill all kind of basic needs. प्रश्न संख्या 508 कुमारी ज्योति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अग्निपथ योजना से युवाओं को क्या फायदा होगा। उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। 4 साल बाद वे अपराधी बन जाएंगे। ऐसी योजना देशवासियों पर जबरदस्ती थोपना निंदनीय है। अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। रेजिमेंटल निष्ठा पर असर पड़ेगा। सैन्य बलों की कार्य क्षमता को नुकसान होगा। 21 साल के सैनिक अपरिपक्व और विश्वास के काबिल नहीं होंगे। सेना के लिए खतरा है और आतंकियों से मिल सकते हैं। इन सब का जिम्मेवार कौन होगा? रक्षा मंत्री जी ये स्पष्ट करें। रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ विचार भारतीय कौम के न रखें जिससे उनकी प्रतिष्ठा और ईमानदारी को ठेस पहुँचे। हमने इस योजना को लाने से पहले सेवारत सैन्य अधिकारियों से 2 साल तक विस्तृत चर्चा की। उसके बाद योजना लाई गई। अग्निपथ योजना लागू होने से युवाओं के सैन्य बलों में जाने के अवसर बढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो युवक पढ़ने के इच्छुक हैं उन्हें 12वीं के समान प्रमाण पत्र देकर ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। अग्निवीरों को केंद्रीय सैन्य बलों व राज्य पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। उनका प्रदर्शन जांच कर 4 साल बाद फिर सेना में शामिल किया जाएगा। इस तरह सेना को जान से बढ़ के सैनिक मिलेंगे। अग्निवीरों का आतंकवादियों से मिलने की विपक्ष की सोच सेना की प्रतिष्ठा का अपमान है। जो युवक 4 साल तक सेना की वर्दी पहनेंगे वे देश के प्रति समर्पित रहेंगे। प्रश्न संख्या 509 कुमारी रोशनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि आज नोटबंदी को 6 वर्ष हो गए। इससे देशवासियों को क्या फायदा हुआ, क्या वो बता सकते हैं? जबकि हकीकत तो ये है कि नोटबंदी से जनता को नहीं बल्कि कुछ पूंजीपतियों को फायदा हुआ। नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ये स्पष्ट करें। प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था साफ हुई है, असंगठित क्षेत्र संगठित हुआ है और राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक भ्रष्टाचार व काले धन की समस्या को नोटबंदी एक बड़ा झटका थी। तब से संगठित अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हुई है और समाज के सभी वर्गों के लिए अप्रत्याशित लाभ लेकर आई है। पिछले 6 सालों से हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगी है। आतंकवादी बौखला गए हैं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष इन बेबुनियाद प्रश्नों को पूछकर संसद का वक्त जाया कर रही है। प्रश्न संख्या 510 कुमारी एकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आजकल महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है। महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन महिला और बालिकाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। आपकी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ असफल सी लग रही है। सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या कदम उठा रही है? बाल
महिला विकास मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अनेकों प्रभावशाली, सार्थक और सख्त से सख्त कदम उठा रही है। हमारी सरकार ने हर पुलिस थाने में एक महिला सेल बनाया है जो महिलाओं की शिकायत को सुनकर निवारण करता है। इतना ही नहीं, भारत के हर शहर को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है। अनेकों एजेंसियों की स्थापना की गई है जिससे महिला शर्मिंदगी से बच जाती है। महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था भी की गई है। महोदय, महिलाओं को शिक्षित करके अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हमारी सरकार महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से समाज को जागृत किया जा रहा है। अब प्रश्नकाल समाप्त होता है, शून्यकाल शुरू होता है। प्रश्न संख्या 601 मिस्टर आजाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने काले धन की समस्या के समाधान करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने काला धन इकट्ठा किया हुआ है उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार काले धन की समस्या को लेकर अति गंभीर है। अलग अलग विदेशी बैंकों से संपर्क किया जा रहा है। हमारी सरकार रिजर्व बैंक और यूरोपीय बैंकों के संपर्क में है ताकि उन लोगों के नाम उजागर करवाए जा सके। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने काले धन को इकट्ठा किया हुआ है उनके खिलाफ सीबीआई जांच करवाई जाएगी। प्रश्न संख्या 602 कुमारी सोना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जो खिलाड़ी खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मेडल लाते हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने पहले सरकारी नौकरियों का प्रावधान किया था, लेकिन अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रकार खेलों में अच्छा प्रदर्शन कैसे होगा। खेल मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बता देना चाहती हूँ कि सरकार ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। सरकार ने तो केवल खेल कोटे में जो धांधली होती थी उसे पारदर्शी बनाया है। मैं सदन को यह भी बता दूं कि हमारी सरकार जल्द ही एक बिल लेकर आएगी जिसमें युवाओं को खेल के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने के भी अवसर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 603 कुमारी प्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि संसद सदस्य 5 वर्ष में पेंशन का हकदार हो जाता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी 30 से 35 वर्ष तक अपनी सेवाएं देता है, लेकिन उसको पेंशन नहीं मिलती। अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारी को नई पेंशन स्कीम के नाम पर 100 रुपए से लेकर अधिक से अधिक 2000 रुपए प्रति माह पेंशन देकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों के साथ ऐसी दोगली नीति क्यों अपनाई जा रही है। महोदय, सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। महोदय, सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली पर कुछ विचार कर रही है। यदि कर रही है तो उनकी क्या कार्य योजना है। वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बंद करने और नई पेंशन स्कीम लागू करने की योजना पूर्व सरकार की थी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के लिए गंभीरता से विचार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम के बहाली के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी जैसे ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी और इसमें जो भी अड़चने हैं उनको दूर करके प्राथमिकता के साथ पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का प्रयत्न करेगी। प्रश्न संख्या 604 मिस्टर संजय वर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ
कि आज हमारे देश के युवा लगातार नशे के आदी हो रहे हैं। नशे के कारण युवक अपने रास्ते से भटक रहे हैं। ये भटके हुए युवक गलत रास्तों को अपनाकर हमारे देश और समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। नशा माफियों द्वारा विभिन्न नए प्रकार के नशे परोसे जा रहे हैं। सरकार नशों पर लगाम लगाने के लिए क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है? प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बता देना चाहता हूं कि सरकार NDPS एक्ट और अधिक मजबूत करके नशे पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। लगातार नशा माफियों की धरपकड़ की जा रही है। सरकार ने नशा माफियों को पकड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। पुलिस विभाग के साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी स्थापना की गई है, जो अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। लोगों को नशे के दुष्प्रभावों को बताकर उन्हें जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है। माननीय कुमारी प्रिया सदन से काम रोको प्रस्ताव पर अनुमति मांग सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत चीन सीमा विवाद पर काम रोको प्रस्ताव की अनुमति चाहती हूँ। माननीय सांसदों, कुमारी प्रिया ने भारत चीन सीमा विवाद पर काम रोको प्रस्ताव पर अनुमति चाहती है। प्रश्न यह है कि कुमारी प्रिया को काम रोको प्रस्ताव की अनुमति दी जाए। इसके पक्ष में हाँ कहें, और विपक्ष में ना कहें। कुमारी प्रिया को काम रोको प्रस्ताव की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत चीन सीमा विवाद पर काम रोको प्रस्ताव की अनुमति प्रदान करने के लिए सदन का मैं धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में भारत चीन सीमा LAC पर लद्दाख के पास पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाका है। यह इलाका सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसी क्षेत्र में भारत और चीनी सैनिकों के बीच कई बार झड़पें भी हो चुकी है, जिसमें हमारे कई सैनिक शहीद हो गए। चीनी सेना भारतीय सीमा में 8 किलोमीटर तक घुस गई। अध्यक्ष महोदय, चीनी सेना भारतीय सीमा में निर्माण कार्य कर रही है और वहां पर एक सैनिक चौकी भी बना ली है। चीनी सेना भारतीय सीमा में सड़कों का निर्माण कर रही है और इसी क्षेत्र में फिंगर हेड पर चीनी सैनिकों ने कब्जा भी कर लिया है, जो हमारी सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह है। अध्यक्ष महोदय, चीन बार बार हमारी सीमा के अंदर घुसपैठ कर रहा है। गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी है। डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीनी सैनिकों के बीच विवाद हो चुका है, जिसमें हमारे कई सैनिक शहीद हो गए। अध्यक्ष महोदय, हमारी केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। यदि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था की यही स्थिति रही तो हमारे देश को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि देश की सुरक्षा को देखते हुए सदन के आगे की कार्रवाई तुरंत रोक दी जाए और इस प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जाए। माननीय सांसदों, कुमारी प्रिया ने भारत चीन सीमा विवाद पर काम रोको प्रस्ताव रखा। जो सांसद प्रस्ताव में चर्चा के पक्ष में है वो हाथ उठाकर सहमति दे सकते हैं। महासचिव जी, पक्ष के सदस्यों की गिनती की जाए। जी महोदय। सांसदों की गिनती कर ली गई है। जो सांसद विपक्ष में है वे हाथ उठाकर सहमति दे सकते हैं। महासचिव जी, विपक्ष के सदस्यों की गिनती की जाए। जी महोदय। सांसदों की गिनती कर ली गई है। महासचिव जी, गिनती की रिपोर्ट दी जाए। जी महोदय। मैं समझता हूँ ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है। अतः यह प्रस्ताव रद्द किया जाता है।
सरकार प्रस्ताव पर चर्चा न करवाकर अपनी नाकामियों को ढक रही है। सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय। कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय, Sit down. मुझे विशेषाधिकार हनन की सूचना संसद के नियमावली के नियम 239 के अधीन प्राप्त हुई है। तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा भारत के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई के विरुद्ध सदन की अवमानना है। यह सदन की प्रतिष्ठा को कम करने वाला है। इस नोटिस में रंजन गोगोई के विचार का विवादित अंश भी शामिल है। मैंने सूचना को लोकसभा के नियमावली के नियम 169 के अधीन परीक्षण उपरांत जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है। माननीय सभा सदस्यों, अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कुमारी रोशनी, संसदीय क्षेत्र सिरसा से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र सिरसा जिले के चोपटा क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण उत्पन्न हुई भयानक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, जुलाई माह में लगातार 4 दिन तक हुई मूसलाधार वर्षा के कारण इस क्षेत्र के कई गाँव जैसे दड़बा, नाथुसरीकला, माखोसरानी, लहराना, रुदेसर, ढुकड़ा और गुटिया खेड़ा में जल भराव हो गया है। इन गांवों में जल घरों में घुसने से काफी घर खराब हो गए, अधिक संख्या में घर गिर गए और इन गांव की फसलें भी पानी में डूब गई। महोदय, गकर ड्रेन के एक नाले में पानी ओवरफ्लो होने के कारण वे गुटिया खेड़ा गाँव के पास टूट जाने के कारण बहुत से किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि पानी में डूब गई। महोदय, लोग भयभीत हैं, परेशान हैं, बहुत अधिक परेशान हैं। इस भारी समस्या के कारण लोगों के आवास और रोटी दोनों छिन गए। महोदय, इन क्षेत्रों में पानी अधिक हो जाने के कारण सेम की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। सेम की समस्या के कारण कुछ भूमि लवणीय भी हो गई है। महोदय, कुछ भूमि खाली है। लोगों के हालात बहुत ही खराब हो गए हैं। इस पर सरकार की असंवेदनशीलता भी सामने आई है। मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार किस तरह से लोगों की मदद कर रही है। माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहती हूँ कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन जैसे ही मुझे इस समस्या की सूचना मिली, मैंने तुरंत एसडीएम सिरसा, उस क्षेत्र के तहसीलदार और उनकी पूरी टीम को वर्षा से प्रभावित सभी गांवों का दौरा करने और इस समस्या से निपटने के आदेश दे दिए हैं। महोदय, जिन गांवों में पानी भर गया था, उन गांवों में से पानी निकालने के लिए पंप लगा दिए गए हैं और पंपों द्वारा पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। महोदय, इन गांवों में जिन लोगों के घर गिर गए थे या खराब हो गए थे, उन लोगों की सहायता के लिए अधिकारियों को उनका सर्वे करने के भी आदेश दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्षा से प्रभावित इन क्षेत्रों में जिन किसानों की फसलें खराब हो गई थी, सरकार को उन क्षेत्रों में सर्वे करने के भी आदेश दिए गए हैं और किसानों के लिए स्पेशल गिरदावरी करने के भी आदेश दिए गए हैं। उन लोगों की हर संभव सहायता की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, गांव गुड़िया खेड़ा के पास गगर ड्रेन का नाला टूट गया था।
वहाँ 4 जेसीबी और कुछ ट्रैक्टर ट्रालियां लगा दी गई है एवं स्थानीय लोगों की सहायता से नाला पाने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सेमग्रस्त गांवों में सेम से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट की मंजूरी भी हमें दी गई है। पानी निकालने के लिए सेमग्रस्त क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल भी लगा दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार पूरे मन से कार्य कर रही है। वर्षा से प्रभावित सभी ग्रामीणों एवं किसानों की हर संभव सहायता की जाएगी। हर किसान के नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन है, सबका साथ सबका विकास। अब सभापटल पर कागजात रखे जाएंगे। माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण दूसरा संशोधन नियम 2021 जो 29 जून 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना 443A में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में सभा पटल पर रखती हूँ। महासचिव जी युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे युवा संसद की राज्यसभा की महासचिव से प्राप्त संदेश की सूचना देनी है। संसद की राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विभाग के अनुसार कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है। महासचिव जी, राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा पारित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 की प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी, विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 पर पुनः स्थापना के लिए अनुमति का प्रयास करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 की पुनः स्थापना की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न यह है कि विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 की पुनः स्थापना की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। हाँ। जो प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। अनुमति दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 की पुनः स्थापना करती हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी, विधेयक नई शिक्षा नीति पर विचार प्रस्ताव करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव रखती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बच्चों की अच्छी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमने एक ऐसी नई शिक्षा नीति निर्मित करने की कोशिश की जो शैक्षिक परिदृश्य को परिवर्तित कर देगी। यह शिक्षा नीति 24 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। इस नई शिक्षा नीति 2020 की कुछ बातें इस प्रकार हैं। नर्सरी में 3 साल से लेकर 18 साल तक +2 क्लास तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। यह शिक्षा नीति 5+3+3+4 पर आधारित होगी। 5वीं तक कक्षा पढ़ाई मातृभाषा में होगी। अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। शिक्षा से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। बच्चों को 3 भाषाएं सिखाई जाएगी, अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा। बच्चों को विषयों की चॉइस होगी, स्ट्रीम नहीं होगी। बच्चों की कौशल शिक्षा पर बल दिया जाएगा, जैसे NSQF, कंप्यूटर शिक्षा इत्यादि। शिक्षा पर GDP का 6% खर्च किया जाएगा। अध्यापक की 4 वर्ष की ट्रेनिंग होगी, जिससे प्रभावी शिक्षक और स्कूल प्रशासन मिलेगा। ये शिक्षा व्यवस्था मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली होगी
ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। विदेशी भाषा भी सिखाई जाएगी, मिड डे मील भी दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में बोझ कम, शिक्षा ज्यादा दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्य इस विधेयक का दिल से स्वागत करेंगे। सदन इस विधेयक पर विचार करें। माननीय सांसद कुमारी सुनैना अपने विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ कि ये नई शिक्षा नीति 2020 सभी की पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वैधता एवं जवाबदेही जैसे उद्देश्यों पर आधारित है। यह हमारे समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करती हूँ। माननीय सांसद मिस्टर संजय वाना अपने विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि यह विधेयक खामियों से भरा हुआ है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 में बच्चा 3 साल का होने पर विद्यालय में प्रवेश लेगा। क्या सभी बच्चे दाखिला ले पाएंगे? संभव है? जैसे प्रवासी मजदूरों के बच्चे, घुमक्कड़ जाति के बच्चे, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों का दाखिला कैसे हो पाएगा, जो समय समय पर अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं? उन बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति में कोई ठोस प्रावधान नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ, विरोध करता हूँ, विरोध करता हूँ। कृपया सभी शांति बनाए रखें। माननीय सांसद कुमारी साक्षी अपने विचार रखें। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो नई शिक्षा नीति एक राजनीतिक एजेंडा सा लगता है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। इस नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने की बात कही गई है। क्या सभी क्षेत्रों की मातृभाषाओं में पुस्तकों को छापा जा सकता है? क्या सभी मातृभाषा के अध्यापकों की व्यवस्था करना संभव है? क्या एक विषय के अध्यापक अलग अलग विषय पढ़ाने में सक्षम होंगे? इस पर सरकार का ब्लूप्रिंट स्पष्ट नहीं है। मैं इस विधेयक का विरोध करती हूँ। बनाए रखें। माननीय सांसद कुमारी पूजा अपने विचार रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने अपने ज्ञान और दूरदर्शिता से बढ़ते भारत के शिक्षा क्षेत्र में 34 वर्षों बाद एक नए सूर्य का उदय दिखाया है। नई शिक्षा नीति में तर्क और नए कौशल को प्राथमिकता देना है। प्रत्येक छात्र की क्षमता को सामने लाना है। स्कूल और कॉलेजों में मार्शल आर्ट और योग जैसे प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को निखारा जाएगा। नई शिक्षा से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। नई शिक्षा नीति नया सवेरा लेकर आई है। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। माननीय सांसद कुमारी सलोनी अपने विचार रखें। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा कि दुनिया बदलने का सशक्त हथियार शिक्षा है। यदि किसी राष्ट्र में शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए तो इसकी दुर्दशा का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। हमारे देश के पढ़े लिखे छात्र, वैज्ञानिक, डॉक्टर, अध्यापक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। उनमें शिक्षा राष्ट्रीयता की भावना नहीं भर पाई। अध्यक्ष महोदय, इन युवकों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का इस नई शिक्षा नीति में मुझे तो कोई प्रावधान नहीं लगता। मैं इस विधेयक का विरोध करती हूँ, विरोध करती हूँ, विरोध करती हूँ। सदन में शांति बनाए रखें। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों की आभारी हूँ जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने रचनात्मक आलोचना की। मैं उन सभी सुझावों के प्रति आभारी हूँ जो सदन द्वारा दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, नई शिक्षा नीति इसरो के पूर्व चीफ शिक्षा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने इस मसौदे को बड़ी मेहनत से तैयार किया है। यह एक ऐसी यात्रा रही, इसमें रह सदस्यों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमारे देश के व्यापक शैक्षिक परिदृश्य के विभिन्न आयामों को शामिल किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नई शिक्षा नीति में आरटीई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, बल्कि इस नीति के द्वारा सशक्त और नए भारत का निर्माण किया जाएगा।
हम भारतीय शिक्षा में भारतीय कला में और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयासरत हैं। शिक्षा में जमीनी स्तर पर परिवर्तन तथा रोजगार शिक्षा बनाने का प्रयास किया जाएगा। मैं सदन में इस विधेयक को पास करने का निवेदन करती हूँ। प्रश्न यह है, विधेयक नई शिक्षा नीति 2020 को पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहे। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। प्रस्ताव पारित किया गया। महासचिव जी, इस विधेयक को आवश्यक कार्यवाही हेतु ऊपरी सदन में भेज दिया जाए। जी महोदय, भेज दिया जाएगा। इसी के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। आपकी अपनी सीट पे